अब हम इंपॉर्टेंट बुक्स पर आ जाते हैं। मैं अगर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको यहां पर इसके बारे में बताता चलता हूं। राइट, क्लियर है? चलिए हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो आप लोग इंटरनेट पे जाते हैं और किताबों की लिस्ट ले आते हैं, और कई बच्चों ने मुझे फोटो भेजा कि सर वो जाके उन्होंने मोटी मोटी किताबें खरीद ली। कभी भी ये गलती मत करिएगा अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप बुक्स पढ़ी जाती है। बिल्कुल सही बात है। बुक्स क्यों पढ़ी जाती है? सबसे पहली बात जो आपसे क्वेश्चन होगा, ये बुक्स का पर्पस क्या होता है? आपको पता है ये सबसे बड़ा आपका साधन है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सिलेबस आपने स्टेप 1 में ले लिया। अगर आप सिलेबस नहीं पढ़ पाए हैं तो अभी बुक्स पर मत जाइएगा, मैं आपको बार बार मना कर रहा हूं। एक गलत स्टेप होगा और आपके लिए किताबें जो होंगी वो बर्बाद हो जाएंगी। आप कहीं पर भी मुझे पूरे इंडिया में जाइए और सोच के खोज के मुझे दिखा दीजिए, क्या यूपीएससी के लिए आज तक कोई सिलेबस या कोई बुक इस तरह बनाई गई है उस पर लिखा हो कि यूपीएससी द्वारा रिकमेंडेड बुक? कभी नहीं। सारी यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक है, कोई भी स्पेशलाइज बुक नहीं है। यानी वही ग्रेजुएशन का स्टूडेंट पढ़ रहा है, वही यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसी से आपको कंपटीशन देना है। यानी आपको अपनी बुक्स में से अपना फैक्ट निकालना आना चाहिए, अपना कॉन्सेप्ट निकालना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा? आपको सिलेबस आपका पढ़ा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होने चाहिए। अब मैं मानता हूं कि आपने दोनों स्टेप कवर कर लिए। अब हम आ जाते हैं बुक्स पे। अब बुक्स का पहला पर्पस क्या होता है? बुक्स का पहला पर्पस ये जानिए। बुक्स नंबर 1 सबसे पहले आपको आपके सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके साथ आपको लगातार इंट्रोड्यूस कराती है। अब जब इंट्रोडक्शन होता है और पहला इंट्रोडक्शन अगर बहुत टफ हो जाए, बहुत कठिन हो जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सब्जेक्ट से अपना इंटरेस्ट खो दो। मैंने एक वर्ड यूज किया, इंटरेस्ट। यकीन मानिए आपका दोस्त और दुश्मन यही है, ये रुचि जिसे हम लोग कहते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप घंटों उसमें फोकस कर सकते हैं, आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक चीज हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बोर होना, ऊब जाना। और जब आप बोर होना किसी चीज से शुरू कर देते हैं तो फिर वो उस चीज के ना तो नोट्स बनेंगे, ना वो चीज याद होगी आपको कभी, और ना कभी आप उसके मास्टर हो पाएंगे, कभी भी उस एग्जाम में उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये आपने भी अगर महसूस किया होगा, ईमानदारी से मुझे बताइएगा जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, क्या बोरियत, बोर हो जाना आपको आपके सब्जेक्ट से दूर करता है? या जब आप पढ़ाई करते हैं तो बोर हो जाना, यार मेरे को नहीं रिवाइज करना है, नहीं नोट्स बनाना है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, क्या कभी आपको स्टडीज में बोरियत का सामना करना पड़ा है और बोरियत की वजह से वो सब्जेक्ट आपको भारी लगने लगा है? अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी, बहुत साइंटिफिक मैं बात करता हूं, हमेशा हर चीज के पीछे का साइंस जरूर ढूंढता हूं। क्या ऐसा हुआ है कि बोरियत की वजह से आपको सब्जेक्ट टफ लगा हो, आपने नोट्स भी बना लिया तो आपका पढ़ने का मन नहीं हो, रिवाइज करने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है, नोट्स बनाने का मन नहीं हो रहा है, उस किताब को दोबारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बोर हो जा रहे हैं, उसमें आपको मजा ही नहीं आ रहा है, ठीक है? जो बोरियत होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और मैं ऐसा नहीं कि हजारों की संख्या में बच्चों से बात करने के बाद कह रहा हूं, ये वो कारण है जो आपको आपके सब्जेक्ट से बहुत दूर लेकर चला जाता है। फिर आप क्या करते हो? आप गेम खेलते हो, आप उसमें हिस्ट्री नहीं, यार अभी नहीं, मजा नहीं आ रहा है, मेडाइवल नहीं पढ़ेंगे, चलो यार ज्योग्राफी शुरू करते हैं। आपने आधी किताब आपने पढ़ के रख दी होती है और आप ज्योग्राफी शुरू कर देते हैं, फिर ज्योग्राफी में मजा नहीं आ रहा है, फिर आप क्या करते हो? उसको भी उठा के रखते हैं, चलो इकोनॉमी शुरू करते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? और आपने आधी या एक चौथाई किताबें पढ़ पढ़ के रख दिया और एक दिन आपको लगता है पूरा टाइम वेस्ट हो गया, एक सब्जेक्ट भी हमारे कमांड में नहीं आया, कि कम से कम हम प्रीवियस के 20 क्वेश्चन भी कर लेते, एक सब्जेक्ट भी कमांड में नहीं आया। फिर आप डिसाइड करते हैं इस साल प्री नहीं देंगे, पहली बार में किसी का प्री नहीं होता है, चलो यार अगली बार हम ट्राई करेंगे। होता है कि नहीं होता है? उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, आप कभी भी अपने सब्जेक्ट को इस तरह पढ़िए कि उसमें बोरियत नहीं होनी चाहिए। ये टीचर की भी जिम्मेदारी है, वो इस तरह अपने स्टूडेंट को पढ़ाए कि किसी भी पल उसको बोरियत नहीं होनी चाहिए, और स्टूडेंट भी इस तरह से पढ़े कि बोरियत वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अगर आ गया तो आपका सब्जेक्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा और आप कभी भी उसमें अपनी मास्टरी क्रिएट नहीं कर पाओगे। बात मेरी पहुंची? अब हमें क्या करना है? गलती होती कहां है? गलती होती है जब आप वीडियो कोई देखकर या चले जाते हो और सीधे रेफरेंस बुक खरीद लाते हो। संदर्भिक पुस्तकें कहते हैं। ये रेफरेंस बुक बेसिकली या तो इंस्टीट्यूशंस की बुक्स होती हैं या किसी यूनिवर्सिटी की होती हैं, और इस पे जो लिखा जाता है, मान लो बिपिन चंद्रा ही आपने पढ़ा होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, बहुत मजेदार है, लेकिन बिपिन चंद्रा ने ये थोड़े ना सोच के लिखा होगा कि आज एक साइंस का स्टूडेंट जो है वो आज तैयारी शुरू करेगा
उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ह्यूमैनिटी का, और आज वो इतिहास मॉडर्न जो है इंडिया पढ़ने जा रहा है। तो विपिन चंद्रा ने उसको तो शोध ग्रंथ के रूप में लिखा, उसको रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो मान के चलते यार इसका जो माइंड सेट जो होगा वो इतना हायर लेवल पे होगा कि इसको बेसिक चीजें समझ में आ रही होंगी। और आप तो आज पहले दिन आपने आज जो है नारियल फोड़ा है, आज आपने जो है माथे पे तिलक लगाया है, आज जो है आपने जो है वो शुरुआत की यूपीएससी की, तो आप कैसे कर पाओगे? तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले बेसिक लैंग्वेजेस को सीखो और बेसिक जो आपकी बुक्स है उनको पढ़ना सीखो। इसमें सबसे पहले बुक आती लेवल 1 बुक, लिखो, यानी कि प्रथम चरण की पुस्तकें। ये इसको एंट्री लेवल बुक्स बोलते हैं। ये सब्जेक्ट से आपका परिचय कराती हैं। ये बिना भाषा की जटिलता में गए, बिना शोध यानी बिना रिसर्च वाली जो है नॉलेज भारी भारी गए, ये सिंपली आपको इंट्रोड्यूस कराती हैं सब्जेक्ट क्या है। क्या करती हैं? ये बताती हैं कि सब्जेक्ट क्या है। इंट्रोडक्शन, इसको हम लोग एंट्री लेवल बुक्स बोलते हैं, लेवल 1 बुक्स। क्लियर है? तो चलिए उसको लिखिए कि एंट्री लेवल बुक्स क्या होती हैं। सबसे पहले मैं जैसे बताता हूं, इसमें सबसे बेहतरीन जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। ठीक है, सबसे एनआईओएस की भी अच्छी बुक्स हैं। एनसीईआरटीज इजीली अवेलेबल हैं, सभी के लिए अवेलेबल है। और इसमें जो विद्वानों की एक श्रृंखला होती है वो ये किताबों को तैयार करती है, और किताबों को लेवल वाइज तैयार किया गया। मतलब छठी क्लास का बच्चा, अब छठी क्लास के बच्चे का दिमाग सोचिए कि उसको सिखाना है, तो उसमें कार्टून्स, कैरेक्टर, कहानियां, ये सब के माध्यम से बातचीत करती हुई किताबें। कौन सी किताबें? बातचीत करती, यानी इसमें भाषा और जो शोध है यानी कि रिसर्च का जो भार है वो इसमें नहीं है। बहुत क्लियर टर्म से बोल रहा हूं, इसमें शोध और रिसर्च का भार नहीं है, वो तो तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद मिलना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सिंपलिस्टिक वे में ये इंफॉर्मेटिव किताबें हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे बिगिनर स्टूडेंट हैं वो एनसीईआरटी की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जैसे इतिहास, हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री आप नई या पुरानी जो भी आपको मिल जाए, नई पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं नहीं तो आप पुरानी केवल हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। इतिहास 6 to 12, कौन सी? 6 to 12। अभी तो एनसीईआरटी न्यू और ओल्ड हिस्ट्री में चल सकती है, न्यू क्या प्रेफर करिए। ज्योग्राफी 6 से 12, 6 to 12 जो आप कौन सी पढ़ेंगे? न्यू पढ़ेंगे, इसमें ओल्ड नहीं पढ़ेंगे। बहुत उसके पीछे लॉजिक है, आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लिखते जाइए। फिर पॉलिटी के लिए भी एनसीईआरटी 6 to 12 आप न्यू पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में आप 6 से लेकर 12वीं तक की आप जो है वो कोशिश करिए नई एनसीईआरटी को स्टडी करने का। डन हो गया? लिख लिया इसको? यस बताते जाओ। अरे ये भैया कौन है भाई, जो मैं अभी सेकेंड ईयर में हूं, तैयारी क्या बता रहा हूं मैं, सीरियसली कह रहा हूं। अभी ऑनलाइन हो, ऑनलाइन में मारने की सुविधा नहीं है, नहीं तो इतनी छड़ी मारता कि दिमाग से जाता। यही तो बता रहा हूं कि तैयारी कहां से शुरू करें। एक काम करो, सर के बल खड़े हो जाओ, तैयारी वहीं से शुरू हो जाएगी। क्या बता रहा हूं? तैयारी के बारे में तो बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं। ठीक है, तो पैराशूट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आगे आते हैं, साइंस के लिए आते हैं। तो साइंस कैसे पढ़ना है? एनसीईआरटी नई वाली 6 to 8, अब 12 तक मत जाना, 6 to 8 तक की एनसीईआरटी आपको एंट्री लेवल तक ले जाने के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, 6 to 2 जो है 8th, छठी, 7वीं और 8वीं, 3 क्लास की एनसीईआरटीज। आप इसके आगे एनसीईआरटीज में आपको अभी बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ना। अब इकोनॉमी में आ जाओ। इकोनॉमी में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपके काम की है। आज के समय में जो एनसीईआरटी मांग रहा है वो मैक्रो लेवल मांग रहा है। इसके लिए एक किताब है ईश्वर ढींगरा की। ठीक है, वो ईश्वर ढींगरा की, अगर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं, भारत का आर्थिक विकास एनसीईआरटी में, तो वो सिर्फ पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ईश्वर ढींगरा की बुक आती है बेसिक जो है वो एनसीईआरटी बेस करके, लेकिन इनमें एलाबोरेशन ज्यादा अच्छे से समझाया गया, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया गया। इकोनॉमी की ईश्वर ढींगरा की पतली सी किताब आती है, उसको आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें एनसीईआरटी के साथ आप जो है वो क्या करिएगा, एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। डन? अब आ जाते हैं, लेवल 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब मान लो लेवल 1 में आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो एनसीईआरटी आंदोलन आप जानते हैं हमारा चल रहा है, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन एक बहुत ही बेहतरीन बैच है जिसमें बहुत ही आसानी से पूरी एनसीईआरटी खत्म। जब हमारा लेवल 1 खत्म हो गया और आपको अपने सब्जेक्ट का, इसको एनसीईआरटी में हम जब पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में हम बीटीएल पढ़ते हैं, बिटवीन द लाइन, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं उसके बीच के निहितार्थ निकालते हैं। और इतना हमें जब इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या होता है हमारा डेमोक्रेसी, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, बेसिक हमारा साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है, बेसिक इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, मुद्रा क्या होती है, बैंकिंग क्या होता है, ये जब हमें बेसिक एक चीज पता चल जाती है तो हमें एक पिक्चर बननी शुरू हो जाती है। अब हम इन्हीं टॉपिक्स की गहराई में, यानी हम इसके अब रिसर्च में जा सकते हैं, और इसके लिए हम लेवल 2 में जाते हैं जिसको हम लोग रेफरेंस बुक बोलते हैं। और प्री कम मेंस की आपको किताबें बता रहा हूं जो प्री कम मेंस दोनों में काम आएगी, और मैं आपको लॉजिक के साथ उसको बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इतिहास की किताबें। रेडी हो? इतिहास में
पहला पार्ट होता है, इसको हम लोग विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये मेंस में आता है, ये प्री में इसके पार्ट नहीं आते, ये मेंस में इसका पार्ट आता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। कौन सी किताब पढ़ें? सबसे पहले आप मिलमैन पे आती है लोवे की बुक, लोवे, ठीक है, तो मिलमैन पे आती है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए किताब नहीं है, ठीक है। तो इनका जो एडिशन है, 4th एडिशन शायद चल रहा है, बहुत अच्छी किताब है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप करना चाहते हैं तो आप लोवे की बुक पढ़ सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है। हिंदी में आप कौन सी पढ़ेंगे? जैन एंड माथुर की बुक पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए कौन सी किताब है? जैन और माथुर की किताब है, लिख लो इसको, जैन और माथुर। जैन एंड माथुर के बाद अगला है एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। अगला है एंशिएंट हिस्ट्री की, यानी प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत की जो बुक आती है वो मुझसे कई लोगों ने पढ़ा कि शर्मा की बुक पढ़े या झा श्रीमाली की। मेरे हिसाब से जो मैंने दोनों किताबें पढ़ी हैं तो मुझे झा श्रीमाली की बुक बहुत अच्छी लगती है। इस खास बात ये है इसका हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छा है। तो झा श्रीमाली की बुक थोड़ा सा प्री और मेंस दोनों के पोर्शन को कवर करती है। प्राचीन भारत के लिए झा एंड श्रीमाली मैंने लिख दिया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल है। हिंदी भाषा विभाग इसका अनुवाद करता है, तो बहुत अच्छा अनुवाद है इसका, बहुत ही जो है ल्यूसिड है पढ़ने में ये। तो झा श्रीमाली की बुक आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपकी शर्मा की बुक है तो आप आर्य शर्मा भी बुक पढ़ सकते हैं, बट झा श्रीमाली का जो रिसर्च है और मैं देखता हूं जहां ओरिएंटेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप वहां से भी उस किताब को उठा सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगला है आर्ट एंड कल्चर। तो कला और संस्कृति के लिए आज की डेट में जो सबसे अच्छी बुक चल रही है जो है वो मैग्रा हिल पर आती है नितिन सिंघानिया की किताब, ठीक है। तो नितिन सिंघानिया की आप किताब उसके साथ कर लें, कुछ पोर्शन आपको झा श्रीमाली मिल जाएगा और नितिन सिंघानिया के साथ इसको आप कवर कर सकते हैं। क्लियर है? अगला है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत में आपको बहुत सी किताबों के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। मुझे जो व्यक्तिगत रूप से मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की जो किताब अच्छी लगती है उसका नाम है शेखर बंदोपाध्याय। शेखर बंदोपाध्याय प्लासी से विभाजन तक, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन करके एक बुक आती है, और इसलिए ये बुक अच्छी क्योंकि इसमें बहुत ही कंटेम्प्रोरी डिस्कशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कौन सी किताब? शेखर बंदोपाध्याय की फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, यानी कि प्लासी से विभाजन तक। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रही है। अदरवाइज सेकंड हमारा बिपिन चंद्रा, नो डाउट सभी जानते हैं कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत रिसर्च वाली बुक है, बट शेखर बंदोपाध्याय कई एस्पेक्ट्स को पूरा करता है, तो ये बहुत अच्छा। इसके साथ आप एक सप्लीमेंट्री बुक भी ले सकते हैं जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया की यानी कि आधुनिक भारत की बुक आती है, छोटी सी। तो वो क्या होता है, उसमें बहुत से प्री के फैक्ट्स और जो फिलर्स हैं जो इनमें नहीं दिया है, आप इसको पूरा कर सकते हैं। कौन सी? स्पेक्ट्रम की आती है आधुनिक भारत की, बहुत अच्छी किताब है। उसका पूरा कोर्स भी जो है वो अवेलेबल है हम लोगों के साथ, आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। चलिए अगला है मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल इंडिया में बहुत सी किताबें आती हैं, बहुत सी मोटी मोटी किताबें। आपको मेडाइवल पे इतना ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। मेडाइवल में अनडिस्प्यूटेड एक ही बुक सबसे अच्छी है, जो यूपीएससी भी बहुत ज्यादा उसको एडमायर करता है। सतीश चंद्रा की बुक आती है हिंदी और इंग्लिश में, 2 पार्ट में, एक सल्तनत का है और एक मुगल का है। तो 2 पार्ट में, ये पतली सी किताब है, आप अगर इसको पढ़ने बैठेंगे 3-4 दिन में इसकी पूरी थॉरो रीडिंग कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये जो है वो आप इस किताब को ले सकते हैं।